गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस आधुनिक भारतीय इतिहास की इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जो पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, किन कारणों से ये कंपनियां भारत में आती हैं, किन पर क्या इन कंपनियों को नए मार्ग की खोजने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों ये समुद्री मार्ग को खोजकर भारत आते हैं, इन सब चीजों के विषय में हम लोगों ने, इन सब बातों के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। पुर्तगाल, उसके बाद से पुर्तगाल कंपनी जो एस्तादो दो इंडिया कंपनी भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कैसे होती है और पुर्तगाली अपने व्यापार का विस्तार भारत में किस तरह से करते हैं, किस तरह से पुर्तगाली हिंद महासागर पर कब्जा करते हैं, भारतीय व्यापार पर कब्जा करने का किस तरह से प्रयास करते हैं, इस सब के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे डच कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। आइए और ऐसे पढ़ेंगे कि किस तरह से यहां से एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे सॉल्व करने में हम सक्षम हो जाए। इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न जो है एग्जामों में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएसआई, बिहार एसआई आदि एग्जामों में, यदि यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी के एग्जामों में हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि इस टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि सभी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में हम सक्षम हो जाएं। अब देखें कि डच कौन है, तो यह नीदरलैंड या हॉलैंड के वासी हैं। ये नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, इसी देश के निवासियों को डच कहते हैं। और डच जो है पुर्तगालियों का, डच कंपनी पुर्तगालियों के बाद आने वाली ये दूसरी कंपनी है भारत में। इनके आने का क्रम ये दूसरा है, लेकिन कंपनी स्थापना करने में ये इंडोनेशिया के व्यापार में उलझ जाते हैं, इसलिए इनकी ये कंपनी स्थापना में ये पीछे हो जाते हैं, इनसे पहले अंग्रेज होते हैं। तो कंपनी स्थापना में पुर्तगाली 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पर अंग्रेज और 3 नंबर पर डच हैं। बाकी क्रम सेम है। और यदि आगमन का क्रम देखें तो पहले पुर्तगाली और डच। तो भारत के व्यापार में आने वाले यूरोप से दूसरी ये कंपनी है डच जो है। ये डच कब आए हैं? 1595-96 ईस्वी में। कार्नेलियस हाउटमैन, याद रखेंगे हाउटमैन जो है डचों के तरफ से, डचों का पहला व्यापारी है हाउटमैन का। कार्नेलियस हाउटमैन भारत में 1595-96 ईस्वी में आता है व्यापार की दृष्टि से। और डच जो है 1602 ईस्वी में भारत में अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं। भारत में डच कंपनी का स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में। भारत में डच कंपनी पहली बार व्यापारी कब आते हैं? तो 1595-96 ईस्वी में। पुर्तगालियों के बाद जिनका स्थान दूसरा है। इसके बाद से प्रश्न पूछता है कि पहली बार डचों ने अपनी कोठी या फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो पहली कंपनी या कोठी इन लोगों ने मसूलीपट्टनम बनाया था। ये फैक्ट्री, कंपनी या कोठी क्या है? यहां पर ये व्यापारी जो है अपने माल इकट्ठा करते थे, या अगर यूरोप से कुछ सामान लेकर आते थे जो भारतीय व्यापार बाजारों में बेचना होता था, यहां अपने गोदामों में रखते थे। ये फैक्ट्री एक तरह के गोदाम है। और भारत से जो माल परचेज करते थे यूरोप की मंडियों में भेजने के लिए, उस माल को भी ये अपने व्यापारी कोठियों में इकट्ठा करते थे। इसी को व्यापारी कोठी या फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री का मतलब ये ना समझेंगे कि ये कोई उत्पादन केंद्र है या यहाँ पे कोई मशीनरियां स्थापित की गई है, कोई किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, नहीं। ये एक तरह का गोदाम है अंग्रेजों का। इसे व्यापारी कोठी कहते हैं या फैक्ट्री कहते हैं। व्यापारी कंपनी पहली बार, या कंपनी कहते हैं, या कंपनी डचों ने पहली बार 1605 ईस्वी में। कब? 1605। ये डेट याद रखेंगे। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। प्रथम डच कोठी या प्रथम डच फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। इसके बाद इसने चंद्रगिरी, ये जो है गोलकुंडा प्रदेश के चंद्रगिरी क्षेत्र के शासक, चंद्रगिरी के शासक ने पुलिकट, कहां पे? पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और जो है उड़ीसा के बॉर्डर पे है। तो पुलिकट के पास इसने एक और गोदाम या फैक्ट्री खोलने की इजाजत डचों को दे दी है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, यह पुलिकट के पास एक लेगून झील भी है। आपको पता होगा पुलिकट झील एक लेगून झील है। लेगून झील किसे कहते हैं? तो जो समुद्री तटों पे समुद्री पानी से थोड़ा सा अलग हो जाता है जो एक जल क्षेत्र, उसे झील कहते हैं। झील का निर्माण सा हो जाता है। तटीय प्रदेशों में इस तरह से कुछ इस झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झील को लेगून झील कहते हैं, जो खारे पानी की होती है, तटीय समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बनती है। तो पुलिकट झील के पास ही इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखिए, बंगाल उस समय जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध प्रांत था, यहां पे अपनी फैक्ट्री या कोठी खोलना किसी भी व्यापारी कंपनी के लिए काफी जो है
महत्व का विषय होता था। तो बंगाल में पहली बार डचों ने कंपनी जो खोली 1627 ईस्वी में, कहा पिपली में, याद रखेंगे बंगाल में पहली फैक्ट्री डचों की 1627 में पिपली में खुलती है और दूसरी 1653 में चिनसुरा में खुलती है। क्लियर हुआ। अब देखिए पुलिकट को मुख्यालय बनाया डचों ने और पुलिकट से डचों ने एक सिक्का जारी किया है जिसे पेगोड़ा कहती हैं। यह स्वर्ण सिक्का है, सोने का सिक्का है। सोने के पेगोड़े नामक सिक्के का चलन किसने शुरू किया है? डचों ने। कहां से? पुलिकट, अपने हेडक्वार्टर से। मुख्यालय है डचों का पुलिकट में। भारतीय वस्त्रों, अब देखें कि यूरोप से जो भी कंपनी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, डेनिश आए, इस सब ने भारत से जो है मसाले का व्यापार किया। लेकिन एकलौता ये कंपनी है जो कि भारतीय वस्त्र पर अपना फोकस करती है, भारत से कपड़े के निर्यात पर फोकस करती है। भारतीय कपड़ों को, कहा जाता है कि भारतीय कपड़ों को यूरोपीय मंडियों में ले जाने का, यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने का काम किसने किया? डचों ने किया। तो यदि प्रश्न यहां से पूछते हैं कि भारतीय व्यापार में वस्त्र पर किसने फोकस ज्यादातर, किस कंपनी ने किया था, किस यूरोपीय कंपनी ने? तो डचों ने भारतीय वस्त्र पर ज्यादातर, कपड़े का निर्यात डचों द्वारा भारत से ज्यादा होता था। डच भारत से कपड़े खरीदते थे और यूरोप की मंडियों में ले जाते थे। बाकी कंपनियां ज्यादातर भारत से मसाले खरीदकर यूरोप की मंडियों में ले जाती थी। क्लियर हुआ। अब देखिए एक युद्ध है वेडरा, इसे वेदरा का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी। ये डेट याद रखेंगे, ये काफी बहुत सारे एग्जामों में यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस के या बिहार एसआई के एग्जाम का पेपर आप देखते हैं, एसएससी सीजीएल एसएससी के एग्जामों का, जीडी का एग्जाम का पेपर देखते हैं, तो कई बार वहां एग्जामों में पूछा गया कि वेदरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। ऐसे सामान्य प्रश्न होते हैं। वेदरा युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 1759 ईस्वी में। वेदरा कहां है? बंगाल में है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने डचों का बोरिया बिस्तर भारतीय व्यापार से सिमट दिया और कहा कि अब भारतीय व्यापार पर कब्जा किसका? अंग्रेजों का। डच भारतीय व्यापार से, अंग्रेजों ने डचों को वेदरा युद्ध के बाद बाहर कर दिया। आगे चलते हैं, हम फ्रांसीसी कंपनी के विषय में जाने। फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में भारतीय व्यापार में प्रवेश करती है। भारतीय व्यापार में कंपनी 1664 ईस्वी में यह कंपनी स्थापित होती है। प्रथम ये देखें, अगर क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, उसके बाद से अंग्रेज। कंपनी स्थापना का क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, अंग्रेज, उसके बाद से डच और फ्रांसीसी, इनका क्रम चौथा है। यदि स्थापना का भी क्रम देखेंगे, आने का क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आने के क्रम में, और कंपनी स्थापना के क्रम में, दोनों क्रम में इनका स्थान चौथा है। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी भारत में स्थापित होती है। 1668 ईस्वी, ये डेट याद रखेंगे, पहली फैक्ट्री, पहली कोठी यानी पहला गोदाम फ्रांसीसियों ने कहां खोला? सूरत में। कहां खोला? सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी, फ्रेंच ने अपनी पहली कोठी, पहला गोदाम 1668 में सूरत में खोला। बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां खोली? चंद्रनगर में खोली। बंगाल में इसने पहली फैक्ट्री चंद्रनगर में खोली। अब देखें, 3 कर्नाटक युद्ध हुए जो आंग्ल और फ्रांसीसी, आंग्ल में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां से पूछता है कि कितने कर्नाटक युद्ध हुए? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पूछता है कि कब हुए? डेट पूछता है। इसमें कौन सी संधि हुई? कारण क्या थे? परिणाम क्या हुए? इससे संबंधित प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कारण क्या था इस युद्ध का? ऑस्ट्रिया, जो यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के फलस्वरूप जो है क्या होता है, इसमें एक संधि होती है। इस युद्ध के बाद एक सापेल की संधि पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुई? एक सापेल की संधि। कब? 1748 ईस्वी में। किस कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि अंग्रेज शक्ति इसमें कमजोर पड़ती है और फ्रांसीसी शक्ति का प्रभाव भारतीय व्यापार पर बढ़ता है। डुप्ले का प्रभाव बढ़ता है। डुप्ले की जीत होती है, फ्रांसीसियों की जीत होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखेंगे किस तरह से अंग्रेज फ्रांसीसियों पर भारी पड़ रहे हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध याद रखेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। कितने वर्षों तक लड़ा गया यह युद्ध? तो लगभग 5 वर्षों तक चला।
ठीक है। प्रथम युद्ध कब कितने वर्षों तक चला है? लगभग 2 वर्षों तक चला है, 1746 से 48, मात्र 2 वर्ष तक। इसके बाद से आप देखेंगे कि 1 वर्ष के बाद ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754। यह युद्ध 5 वर्षों तक चला अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कारण क्या था इस युद्ध का? कि हैदराबाद और कर्नाटक के कुछ आंतरिक मामले, यानी कि किसे कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी पर बैठाया जाए, तो 2 पक्ष हो गया था। एक पक्ष कहता था कि किसी दूसरे व्यक्ति को, फ्रांसीसी कहते थे कि हमारे समर्थक वाले शासक गद्दी पर बैठे, और अंग्रेज चाहते थे कि हमारे समर्थक वाले इस गद्दी पर बैठे। तो इस दोनों के आंतरिक मामले पर जो है विवाद के फलस्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है 1749 से 54, पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है 1754 ईस्वी में। अब इस संधि की क्या शर्तें थी देखें। इसने कहा कि दोनों, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये दोनों नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हैदराबाद और जो है कर्नाटक के आंतरिक मामले में ये हस्तक्षेप न करेंगे। अब देखें कि अंग्रेजों का प्रभाव इस युद्ध में बढ़ गया। पिछली कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि किसका प्रभाव बढ़ा? फ्रांसीसियों का। अब देखें तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। 1758 से 1763 के बीच होता है यह युद्ध। कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। यह युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो पेरिस की संधि के साथ 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस युद्ध के बाद, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद, अंग्रेजों की शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है। फ्रांसीसी कमजोर हो गए। अब देखिए इसमें एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध को याद रखेंगे। बेदरा के युद्ध ने डचों का भारतीय व्यापार से बोरिया बिस्तर बांध दिया, और वांडीवास के युद्ध ने 1760 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापार का बोरिया बिस्तर बांध दिया। फ्रांसीसियों के व्यापार का बोरिया बिस्तर बांध दिया। अब वांडीवास के युद्ध ने यह तय कर दिया कि फ्रांसीसी अब भारतीय व्यापार से सिमट जाएंगे। इसका परिणाम हुआ फ्रांसीसियों की पराजय हुई। इस युद्ध ने तय कर दिया कि अब भारतीय व्यापार से फ्रांसीसी बाहर हो रहे हैं और भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो रहा है। यानी कि वेदरा के युद्ध से डचों को अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया, और वांडीवास के युद्ध 1760 एक साल के गैपिंग का हुआ। वेदरा पहले होता है, याद रखेंगे, डच पहले आए हैं इसलिए वेदरा होगा। वेदरा ड अक्षर 2 अक्षर है, वेदरा 3 अक्षर है। तो डचों की समाप्ति वेदरा युद्ध से हुआ कब? 1759 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों की समाप्ति वांडीवास के युद्ध से हुआ 1760 में। ये बाद में आते हैं ये, तो इनकी समाप्ति भी बाद में होगी 1760 में। डच पहले हैं तो इनकी समाप्ति 1759 में वेदरा के युद्ध, वेदरा बंगाल में है, और वांडीवास के युद्ध से डचों की समाप्ति हो जाती है। अगली क्लास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ेंगे, किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, और कैसे ये व्यापारी, एक फेरी वाला, एक तरह से कहेंगे कि ये कंपनियां भारत में एक फेरी वाले की तरह जो है व्यापार कर रही है। एक फेरी वाला कैसे धीरे धीरे भारत में साम्राज्य की स्थापना करता है। जो कभी सम्राटों के सामने गिड़गिड़ा कर जो है व्यापार का आदेश मांगता था, वह अब भारत का सम्राट होता है। भारत का मालिक कैसे बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके विषय में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।